हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को डिटेल में स्टडी किया है। इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देखेंगे। 12th न्यू सिलेबस में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, इसमें बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर में जो थी वो यहाँ से मिसिंग है। बैलेंस शीट की थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। अभी तक हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था वो हमारा क्या था, अकाउंट था। लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। क्लियर है ये? बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट क्या करता है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को बताता है। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता है और ना ही इसमें हम लोग टू या फिर बाय से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज, एंड राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, एसेट्स। क्लियर है? तो लायबिलिटीज क्या होता है, हम लोग लायबिलिटीज को क्रेडिट भी बोल सकते हैं। लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिट या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एसेट्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज दैट हेल्प्स टू जनरेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्लस या माइनस करनी है। वो सारी चीजें हम एडजस्टमेंट में और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिटेल में सीखेंगे। अभी हम बैलेंस शीट के सारे आइटम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे एज ऑन लिखा है, बाकी सब में हमने फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज लिखा हुआ है, अमाउंट एंड अमाउंट। राइट हैंड साइड एसेट्स है, अमाउंट एंड अमाउंट। अभी यहाँ पे अगर मैं डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं तो हम यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते हैं। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसेट्स होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है, जो हमारा लायबिलिटीज होता है हमारा क्रेडिट साइड होता है। लेकिन यहाँ पे हम डेबिट या क्रेडिट लिखेंगे नहीं। लायबिलिटीज में फर्स्ट आइटम हम लोग को कैपिटल दिया है। कैपिटल मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द कंपनी। मतलब बिजनेसमैन ने जितना पैसा कंपनी में लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है वो सारी चीजें हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। अब ये क्या है, ए बी एंड सी, ये पार्टनर्स के नेम यहाँ पे आएंगे क्योंकि हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। 11th में सोल प्रोप्राइटर था। यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो हम लायबिलिटीज में या फिर एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरल रिजर्व, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए साइड में रखती है। मतलब फ्यूचर में कंपनी में कुछ इमरजेंसी हुआ तो इस सिचुएशन में रिजर्व्स का पैसा कंपनी यूज कर सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑनर्स या शेयर होल्डर्स या कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें डिवाइड किया जाता है।
ये कंपनी के लिए लायबिलिटीज भी होती है और कभी कभी जनरल रिजर्व के जैसा प्रॉफिट एंड लॉस को भी कंपनीज यूज करती हैं। लोन ऑन मोर्टेज, इसका मतलब ये लोन हमने अपनी फैक्ट्री या घर या कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा को गिरवी रख के लिया हुआ है। मोर्टेज मतलब गिरवी रखना होता है। अगर हमने लोन पे नहीं किया तो बैंक हमारी प्रॉपर्टी ले सकता है। बैंक लोन तो आपको पता ही है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं टाइम आने पर हम उनसे भी लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स पेबल। पेबल मतलब पे नहीं किया है लेकिन पे करने वाले हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हमारा बैंक बैलेंस निगेटिव हो जाता है मतलब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते, तब हम अपने सप्लायर एक्सेट्रा को पैसे पे करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उसे ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट मतलब उधारी में सामान खरीदा, उन्हें पैसा देना पड़ेगा तो उन्हें हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब हमारा एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक हमने पैसा पे नहीं किया, मतलब पेमेंट करना बाकी है। ये एडजस्टमेंट में मोस्टली आता है लेकिन कभी ट्रायल बैलेंस में आया तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ये मतलब होता है कि हमने अभी तक सामने वाले का काम कंप्लीट नहीं किया है लेकिन हमें इनकम एडवांस में मिल गया है, इसे हम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, इसमें हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है और इसके ऊपर कितना टैक्स भरना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। राइट साइड में एसेट दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन और इमेज ऑफ द कंपनी। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं लेकिन अगर हमें कुछ परचेस करना रहता है तो हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसका मार्केट में अच्छा नाम होता है, अच्छा रेपुटेशन होता है, क्योंकि उससे हमें ट्रस्ट होता है कि ये कंपनी हमें खराब प्रोडक्ट नहीं देगी। लैंड एंड बिल्डिंग तो नाम से पता चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स या टूल्स एक्सेट्रा यूज करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें कंपनीज यूज करती हैं, वो सब इक्विपमेंट्स में आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिलीवरी या फिर मोटर वैन। कंपनीज के पास खुद की गाड़ियां होती हैं जो गुड्स को अलग अलग जगह पे सप्लाई करने का काम करती हैं। लीज मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे लेना। ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पे हमारा बिजनेस का ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट हम लोग को दिया है पेटेंट्स। अगर हमने किसी नई चीज का इन्वेंशन किया है जिसके पीछे हमने बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है तो उसका हम क्या करते हैं, पेटेंट्स करते हैं। तो इससे हमें लीगल राइट्स मिल जाता है कि जो हमने इन्वेंशन किया है उसके ऑनर हम हैं। अगर किसी को सारी चीजें बनानी है तो उसके लिए सामने वाला हमसे परमिशन लेगा जिसके बिहाफ में हमें पैसे मिलेंगे। लूज टूल्स, स्क्रू ड्राइवर, नेट, बोल्ट, टेप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी के डेली एक्टिविटीज के लिए यूजफुल होती हैं। इन्वेस्टमेंट, बैंक में जो पैसे हमने डिपॉजिट करके रखा है या फिर किसी कंपनी का शेयर परचेस किया है तो सारी चीजें हमारी इन्वेस्टमेंट में आती हैं। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स भी हमारे इक्विपमेंट्स के अंडर ही आते हैं जिन्हें हम एज ए प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज करते हैं और एसेट्स में लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये होता है कि हमारा काम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हमने सामने वाले को पेमेंट पहले से ही दे दिया है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इसका मतलब हमने सामने वाले का काम कर दिया है लेकिन पैसा मिलना अभी तक बाकी है। लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है, वैसे ही हमने अगर किसी को लोन दिया है तो इसका मतलब पैसे हमारे पास आएंगे, हमारा एसेट्स होगा। क्लोजिंग स्टॉक, हमारा फाइनेंशियल ईयर जब 31 मार्च को एंड होता है तो उस टाइम कंपनी में जो भी स्टॉक बचा होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हैं। एंड जब 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स,
हमने अपने कस्टमर्स को जो भी सामान क्रेडिट मतलब उधारी में सोल्ड किया है उसके पैसे हमें मिलेंगे। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? एसेट्स में। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल मतलब ये होता है कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय फायर ऐसी चीजों का एग्जांपल दिया था। अगर हमने वो सारी चीजों का इंश्योरेंस करा के रखा है तो हमारा अगर वहां पे लॉस भी हो जाएगा, गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो भी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी, मतलब हमें उस प्रोडक्ट का पैसा मिलेगा और हमारा पूरा लॉस नहीं होगा। बिल रिसीवेबल, इसका मतलब ही हमारे पास पैसे आने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। कैश इन हैंड, कैसेट बैंक तो नाम से ही पता चल रहा है। पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया है। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट के इतने आइटम्स दिए रहेंगे। ये सारे के सारे आइटम्स एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लेकिन पूरा ट्रांसफर करने के बाद और एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हम लोग एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। लेकिन जैसा बाकी के दोनों अकाउंट्स में हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे टोटल करने के बाद किसी ना किसी साइड में डिफरेंस आता था, जिससे हमें ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिला था। वैसा बैलेंस शीट में नहीं होगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड का जितना वैल्यू आएगा सेम उतना ही वैल्यू लायबिलिटी साइड का भी आएगा। दोनों साइड सेम वैल्यू आएगा, जिससे हम बोलेंगे कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। बैलेंस शीट के जो अलग अलग आइटम्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का मैं आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 पार्टीज हैं, जिसमें से ये हम लोग हैं। हमने क्या किया, किसी और से गुड्स परचेस किया और सामने वाले को सोल्ड किया। हमने जो इससे गुड्स परचेस किया तो इसको हम क्या पे करेंगे? मनी पे करेंगे। वैसे जो हम सामने वाले को हमने गुड्स सोल्ड किया तो सामने वाला भी हमको क्या देगा? कैश देगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। ये हमारा क्या है? कस्टमर। और ये हमारा क्या है? सप्लायर। हमने जब कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है तो हमारे पास जो पैसे आने वाले हैं उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? सन्ड्री डेटर्स। और इसी में ही हमारा बिल्स रिसीवेबल भी आता है। बिल्स रिसीवेबल के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास से पैसे जा रहे हैं क्योंकि हमने क्रेडिट पे, उधारी पे सामान परचेस किया था। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स, या फिर बिल्स पेबल के थ्रू भी हम लोग पैसे पेमेंट करेंगे। तो आपके क्लियर हो गया अभी कि जब हमारे पास पैसे आने वाले हैं उसे हम डेटर्स बोलेंगे, पैसे हम पे करने वाले हैं तो उसे हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। पैसा आएगा कब? जब हमने क्रेडिट बेसिस पे उधारी पे सोल्ड किया है, और पैसा हम देंगे कब? जब हमने क्रेडिट बेसिस पे उधारी पे परचेस किया है। नेक्स्ट आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता देता हूं। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कंपनी में जो भी स्टॉक बचा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब जब 31 मार्च को बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उसके बाद स्टार्ट कभी होगा? 1 अप्रैल को। जब 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो कंपनी में जो स्टॉक बचा था 31 मार्च को वो कंपनी फिर से यूज करेगी। तो उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है ये? क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली एडजस्टमेंट में आता है, जिसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एंड ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के
एसेट्स में। बाकी जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक जिनका हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और दूसरा जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं कराया। जिसका हमने नहीं किया है, अगर उसमें कुछ लॉस भी होता है तो हमें कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिसका हमने इंश्योरेंस किया है उसका हमें कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हुआ 10,000 रुपीज का, राइट। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया 8,000 रुपीज। उन्होंने चेक किया, आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू है, अलग अलग तरीके से उन्होंने जो भी वेरीफाई किया उसके हिसाब से उन्होंने हमें 8,000 रुपीज एज ए इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड किया। इसमें से हमें कितना नहीं मिला, 2,000 रुपीज हमें नहीं मिला, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो हमें क्लेम मिला है वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे, और जो हमारा लॉस हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट मोस्टली आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं और ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बैलेंस शीट में एक्सप्लेन करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे वहां पर, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट एंड होता है। मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट फिर से बता देता हूँ कि कौन सी चीजें कहाँ पे ट्रांसफर होंगी। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस लॉस। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा उसे हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड आया था उसे हम डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ टू ग्रॉस लॉस लिखेंगे। उसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें डेबिट साइड में 2 नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था। बैलेंस शीट में 2 साइड थे, लेफ्ट साइड हमने लायबिलिटीज बनाया था और राइट साइड हमने एसेट बनाया था। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आएगा तो भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड, नेट लॉस भी आएगा तो भी हम लायबिलिटी साइड ही ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट आया तो ऐड करेंगे और लॉस आया तो लेस करेंगे। क्लियर है आपका? इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में सोच के कंफ्यूज मत होना आप लोग। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप यही ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आएगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाएगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप ये तीनों फॉर्मेट को बार बार देखिए, याद कीजिए
अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।